इतिहास में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन आज हम जिस कैरेक्टर आर्क की बात करने वाले हैं वो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। एक ऐसी सच्ची कहानी जहां शुरुआत होती है एक बेहद क्रूर, खून के प्यासे तानाशाह से और खत्म होती है एक शांति प्रिय बौद्ध भिक्षु पर। एकदम विप्लैश की तरह, है ना? ये कोई आम हार्ट चेंज नहीं था। ये एक ऐसा चौंका देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने प्राचीन भारत की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैले मौर्य साम्राज्य के सबसे ताकतवर सम्राट की ये कहानी सदियों बाद आज भी उतनी ही माइंड ब्लोइंग लगती है। आमतौर पर जब हम किसी ऐसे शख्स के बारे में सुनते हैं जो शांति से प्यार करता हो, घंटों ध्यान लगाता हो और यहाँ तक कि एक चींटी पर पैर रखने से भी डरता हो, तो लगता है किसी महान साधु या संत की बात हो रही है। लेकिन रुकिए, सच्चाई थोड़ी अलग है। कहानी की शुरुआत में यही इंसान अपने ही 99, जी हाँ 99 भाइयों को सत्ता के लिए आग से भरे कुएं में फेंक रहा था। शुरुआती दौर का इनका राजकाज शांति, अहिंसा या ध्यान से कोसों दूर था, बल्कि पूरी तरह से खून खराबे और खौफ पर टिका हुआ था। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कहानी शुरू होती है 100 के इस विशाल आंकड़े से। समय था प्राचीन भारत का और मौर्य साम्राज्य अपने बिल्कुल पीक पर था। सम्राट बिंदुसारा एक बेहद शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा संकट था और उस संकट इसी आंकड़े में छिपा है। सम्राट बिंदुसारा के लगभग 100 बेटे थे। अब सोचिए, आम परिवारों में टीवी रिमोट के लिए झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ झगड़ा उस वक्त के सबसे विशाल साम्राज्य की राजगद्दी का था। और इस गेम का रूल बड़ा सीधा था, जो हारेगा उसकी गर्दन धड़ से अलग। ये कोई आम पारिवारिक कलेश नहीं, बल्कि एक मौत का खेल था। इस भयानक सक्सेशन बैटल में दो मेन दावेदार उभरकर सामने आए। एक तरफ थे बिंदुसारा के सबसे चहेते बेटे सुसीमा। सुसीमा महल के लाडले थे, उन्हें सारी सुविधाएं मिली थीं और वो काफी अहंकारी और ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनके बिल्कुल ऑपोजिट एक छवि थी, वो थे अशोका। अशोका महल के ऐशो आराम से दूर, थोड़े रफ, टफ और बैटल हार्डन थे। एक्चुअली उनके पिताजी उन्हें उनके गुस्से और कठोर स्वभाव की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी टेंशन से बचने के लिए अशोका को उज्जैन और टैक्सिला जैसे दूर दराज के इलाकों में विद्रोहों को दबाने भेज दिया गया था। बेसिकली वो एक आउटकास्ट थे, एक ऐसी अंडरडॉग और स्लाइटली विलेनस छवि जिसे अपनी जगह खुद बनानी थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे अनफोल्ड हुआ। जब सम्राट बिंदुसारा अचानक बीमार पड़े और उनका अंत करीब आया, तो पाटलिपुत्र में उथल-पुथल मच गई। कुछ मंत्री थे जिन्हें अहंकारी सुसीमा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूर बैठे अशोका को गुप्त संदेश भेज दिए। अशोका तुरंत राजधानी वापस लौटे और बस वहां से शुरू हुआ राजगद्दी के लिए सबसे बड़ा और रक्त रंजित संघर्ष। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि अशोका ने सत्ता पाने के जुनून में अपने 99 सौतेले भाइयों को बेहद क्रूरता से मार डाला। उन्होंने सिर्फ एक भाई तिस्सो को जिंदा छोड़ा, जिसका झुकाव पहले से ही संन्यास की तरफ था। अपने रास्ते के सारे कांटे साफ करके भयानक हिंसा के बाद अशोका बन गए मौर्य साम्राज्य के नए निरंकुश सम्राट। लेकिन देखिए, सम्राट बनने के बाद सिर्फ राजगद्दी पर बैठना ही इनके लिए काफी नहीं था, इन्हें अपना खौफ जमाना था। उन्होंने पाटलिपुत्रा में एक ऐसी जगह बनवाई जिसे इतिहास में अशोका का हेल या अशोका का नर्क कहा जाता है। बाहर से देखें तो ये एकदम खूबसूरत महल जैसा बाग था, कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन अंदर का नज़ारा रूह कंपा देने वाला था। वहां लोगों को उबलते हुए पानी, आग की भट्टियों और भयानक टॉर्चेस का सामना करना पड़ता था। ये अपने दुश्मनों और यहां तक कि आम प्रजा को डराने का एक बेहद क्रूर तरीका था, जैसे कोई थोड़ा सा एजी इंसान सबको बताना चाहता हो कि मुझसे पंगा मत लेना। मंत्री डरते थे, प्रजा डरती थी और उनका यह बेहद डरावना शासन पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुका था। अब सिर्फ अपने घर में खौफ बनाने से ग्लोरी तो मिलती नहीं है ना। एक एम्बिशियस राजा को हमेशा नए क्षेत्र और नई जीत चाहिए। अशोका की नजर अब बड़ी कलिंगा पर। कलिंगा एक पूरी तरह से स्वतंत्र, बहुत अमीर और शक्तिशाली राज्य था। समुद्री व्यापार पर इनका बड़ा दबदबा था। इस राज्य की एक और खास बात थी कि इन्होंने अशोका के पिता बिंदुसारा को भी पहले हराकर वापस लौटने पर मजबूर किया था। तो अशोका ने कलिंगा को एक अहंकार भरा संदेश भेजा कि चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन कलिंगा के स्वाभिमानी शासकों ने इस मांग को तुरंत मुंह पर ठुकरा दिया। कलिंगा का यह सीधा इनकार अशोका के ईगो पर बहुत बड़ी चोट थी और बस यहीं से बीज बोया गया प्राचीन भारत के सबसे विनाशकारी युद्ध का। और ये आंकड़े बेहद खौफनाक तरीके से दर्शाते हैं कि मौर्य सेना की ब्रूट फोर्स का असर क्या था। 1 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। पूरा का पूरा कलिंगा राज्य खंडहर और राख में बदल गया।
हिंसा इस हद तक पहुंच गई थी कि कलिंगा के मैदानों के पास बहने वाली दया नदी का पानी बिल्कुल सच में उन मारे गए लोगों के खून से लाल हो गया था। ये आंकड़े किसी को भी ठिठुर कर रख देने के लिए काफी हैं। मौर्य सेना की ये जीत तो थी, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान था। युद्ध अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। कलिंगा पर अब अशोका का कब्जा था। एक आम राजा होता तो इस वक्त शानदार जश्न मना रहा होता, लेकिन जब अशोका उस भयानक खून से सने युद्ध के मैदान में अकेले खड़े थे, जहां चारों तरफ बिखरी हुई लाशें थी, आग की लपटें थी और बचे हुए अनाथ बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी, तो उनके अंदर अचानक एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भूचाल आया। उस विशाल तबाही के बीच खड़े होकर उन्होंने खुद से एक सवाल किया, ये आखिर मैंने क्या कर दिया? एक पल में वो सारा झूठा गुरूर टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि खून से सनी हुई ये ताकत किसी भी तरह से महान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाही है। और अब यहां सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि इस एहसास के बाद जो अगला कदम उठा, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एकदम जारिंग और अचानक था। एक खून का प्यास सताना शाह, जिसने अपने भाइयों को मारा, जिसने अशोका महल बनवाया, उसने वही मैदान में अचानक अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। जरा सोचिए उनके मंत्रियों और सेनापतियों का क्या हाल हुआ होगा। वो तो बिल्कुल दंग रह गए होंगे कि उनका डरावना राजा अचानक हिंसा त्याग कर अहिंसा का मार्ग चुन रहा है। ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड टर्न था जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई दिखावा या 2 दिन का पछतावा नहीं था। अशोक ने अपनी डेली लाइफ में ठोस और बड़े ड्रास्टिक बदलाव किए। उन्होंने शाही शिकार और मनोरंजन के सारे दौरे हमेशा के लिए रद्द कर दिए। वो खुद एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन गए और जानवरों की बलि पर रोक लगा दी। और सबसे बड़ा स्टेप, उन्होंने अपने धम्मा का संदेश पूरे साम्राज्य में फैलाया। जगह जगह विशाल पत्थरों और खंभों पर शांति, दया और सभी धर्मों के सम्मान के संदेश खुदवाए। उनका मकसद था कि आने वाली पीढ़ियां कलिंगा जैसी भूल कभी ना करें। मानो उन्होंने अपनी बची हुई पूरी जिंदगी उस एक गलती का पश्चाताप करने में लगा दी हो। इस पूरी नाटकीय यात्रा के अंत में एक बहुत गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या एक विशाल साम्राज्य और ताकत के नशे में भयानक युद्ध लड़ना और खून बहाना सच्ची जीत है, या फिर अपनी तलवार गिराकर शांति से ध्यान लगाना, अहिंसा अपनाना और सबके प्रति दया का भाव रखना ही असल महानता है? अशोका का ये सफर यही सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सबसे बड़ी जीत बाहर के दुश्मनों पर नहीं, बल्कि खुद के अंदर के अंधेरे और अहंकार पर विजय पाना है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है।